कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आगे। और इस टॉपिक के रेलेवेंट जो महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों के साथ साझा की। आज कुछ और फैक्ट्स अपन पढ़ेंगे। आज दोस्तों भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में कुछ और बेसिक पॉइंट्स अपन डिस्कस करेंगे। साथ में जैसे ये टॉपिक खत्म होता है उसके बाद लास्ट में 10 से 15 मिनट का अपन क्वेश्चन सेशन रखेंगे। आज ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन सेशन नहीं रखेंगे दोस्तों। जिस प्रकार से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस टाइप से बिना किसी ऑप्शन के आप लोगों के सामने क्वेश्चंस में रखूंगा। और उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है, जिससे रेलेवेंट जो क्वेश्चंस आप लोगों से किए जाएंगे उनके अच्छे जवाब आप लोग देंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन संविधान सभा को आगे। कल अपन ने चर्चा की थी दोस्तों यहां पर कि संविधान निर्माण के समय बैठकों की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की द्वारा की जाती थी तथा कानून निर्माण के समय जो बैठकों की अध्यक्षता होती थी वो गणेश वासुदेव मावलंकर के द्वारा की जाती थी। जीवी मावलंकर के द्वारा की जाती थी दोस्तों, जीवी मावलंकर। अब दोस्तों जो बड़ा बेहतरीन फैक्ट है जहां से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उस फैक्ट को लेते हैं अपन कि 26 नवंबर 1949 को 9 दिसंबर 1946 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक, कल एक फैक्ट को लेकर स्टूडेंट से कुछ हद तक कंफ्यूज थे कि सर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान बनकर तैयार हुआ। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दोस्तों सही कह रहे हैं आप लोग। ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन की जो बात है, संविधान के निर्माण की जो बात है, वो वाकई में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ही बनकर तैयार हुआ। मैंने जो कल फैक्ट आप लोगों के साथ साझा किया था वो 24 जनवरी 1950 तक किया था, तो इस फैक्ट को लेकर आप लोग कंफ्यूज ना होइए। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। और यहां से और 2 बड़े बेहतरीन फैक्ट पूछे जाते हैं दोस्तों कि इस भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से कितने लोगों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। तो 284 सदस्यों के द्वारा इस भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए दोस्तों। अब एक और फैक्ट यहां से बनता है कि सबसे पहले भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए दोस्तों? सबसे पहले भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू के द्वारा हस्ताक्षर किया गया दोस्तों सबसे पहले। अब सबसे पहले का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब आप लोग बताइए सबसे अंत में हस्ताक्षर किसके द्वारा किए गए? सबके अंत में भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किसने किए? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारतीय संविधान पर सबसे अंत में हस्ताक्षर किए गए दोस्तों। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहां से बनता है कि भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से कितनी महिला सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए? भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से कितनी महिला सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए? 12 महिला सदस्यों के द्वारा भारतीय संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए गए। कुल महिला सदस्य संख्या 15 थी, जिसमें से 12 महिला सदस्यों ने हस्ताक्षर किए अंतिम रूप से दोस्तों। अब 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया दोस्तों। आंशिक रूप से लागू करने का मतलब है कुछ अनुच्छेद उस दिन लागू किए गए। अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर आंशिक रूप से क्यों लागू किया गया उस दिन? पूर्ण रूप से भी लागू किया जा सकता था। चूंकि दोस्तों 26 जनवरी 1930 को भारत ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया था और उस दिन से लगातार 26 जनवरी का जो दिन है वो स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया। लेकिन जब देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया तो एक देश के 2 स्वतंत्रता दिवस तो हो नहीं सकते दोस्तों। इस वजह से इस तिथि जो 26 जनवरी की है
उस तिथि का ऐतिहासिक महत्व बनाए रखने के लिए भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया। अब आंशिक रूप से कितने आर्टिकल उस दिन लागू किए गए दोस्तों? तो कुल 16 अनुच्छेद लागू किए गए। 1+15। अब आप लोग कहेंगे कि ये 1+15 का क्या कंसेप्ट है? दोस्तों, एक अनुच्छेद भारतीय संविधान का 394, इस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 394 में इस बात का उल्लेख किया गया कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के ये निम्नलिखित 15 अनुच्छेद लागू किए गए दोस्तों। अब ये 15 अनुच्छेद कौन से थे दोस्तों? इसके संदर्भ में अगर अपन चर्चा करें तो जिस सीक्वेंस में मैंने आप लोगों के सामने ये स्क्रीन पे जैसा आप देख पा रहे हैं, इसका आप एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आसान रहे आप लोगों के लिए इस फैक्ट को वापस से रिवाइज करना, और इसी हिसाब से दोस्तों आप लोगों को तैयार करना है इसे। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 जो सिटीजनशिप, जो नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद है दोस्तों, ये 5 अनुच्छेद जो नागरिकता से संबंधित है, इनको 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया। दूसरा अनुच्छेद 60 जिसमें राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है। जब प्रेसिडेंट का टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, जब राष्ट्रपति का टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे, उस दिन वापस से पूरे अच्छी तरह से डिटेल में जाके अपन पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शपथ को लेकर के। बहुत सारे स्टूडेंट्स राष्ट्रपति की शपथ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। अक्सर एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता रहा है दोस्तों अब तक कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में है? और बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जवाब भी देंगे, और उनमें से लगभग 90% जो स्टूडेंट हैं वो इसका गलत जवाब देते हैं दोस्तों। आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी गलत जवाब देंगे कि देश के राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है। और अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो ऑप्शन आता है वो आता है अनुसूची 3, अनुसूची 4, अनुसूची 5, अनुसूची 6, या फिर 6 की जगह ऑप्शन दे दिया जाता है कि निम्न में से कोई नहीं। जो ऑफलाइन क्लासेज में जो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं उनके बड़े बेहतरीन जवाब अक्सर निकल के आते हैं कि देश की राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किसी भी अनुसूची में नहीं किया गया दोस्तों। राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किसी भी अनुसूची में नहीं किया गया, केवल अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किया गया है। अब देश के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता कौन है? देश के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट की जो चीफ जस्टिस हैं उनके द्वारा देश के राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है दोस्तों। अब अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हैं तो फिर देश की राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? अगर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर नहीं है तो उस स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं उनके द्वारा देश की राष्ट्रपति को शपथ दिलवाई जाती है। इस बात का उल्लेख भी अनुच्छेद 60 के सब क्लोज 1 के अंतर्गत किया गया दोस्तों। और कौन से आर्टिकल्स उस दिन लागू किए गए? तो अनुच्छेद 324 जिसमें इलेक्शन कमीशन का उल्लेख किया गया है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 366, 67 जो निर्वाचन से संबंधित परिभाषाएं हैं, जो डेफिनेशंस हैं वो। अनुच्छेद 379, 380, 388, 391, 92 और 93, ये दोस्तों 15 अनुच्छेद लागू किए गए 26 नवंबर 1949 को। और इस बात का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में था? 394 में, स्वयं 394। तो दोस्तों ये कुल 16 अनुच्छेद उस दिन लागू किए गए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फैक्ट्स को लेते हैं अपन। और कल भी कुछ स्टूडेंट्स से लगातार चर्चा कर रहे थे, इस संदर्भ में आलोचनाएं कर रहे थे कि उधार का संविधान है, कुछ लोग कह रहे थे कार्बन कॉपी है, कॉपी पेस्ट कर दिया गया है। उन तमाम
मामलों को लेकर के संविधान सभा की आलोचना का जब दोस्तों अपन अध्ययन करते हैं, जब क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ते हैं, हालांकि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जो एग्जाम्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम्स में तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज बहुत कम रहती है, लेकिन पुलिस सब इंस्पेक्टर में इंटरव्यू होता है, आरएस का है, आईएएस के जो एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स में दोस्तों कई बार मेंस में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्रिटिसिज्म पूछ ली जाती है, आलोचना पूछ ली जाती है। अगर आलोचना के संदर्भ में अपन बात करें तो ये 5-6 पॉइंट्स दोस्तों अपन लेते हैं, और इन 5-6 पॉइंट्स के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो कुछ डिटेल में जाकर के अपन यहाँ पर डिस्कस करना चाहेंगे, ताकि जो स्टूडेंट आरएस की प्रिपरेशन करने वाले, आईएएस की प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं, उनको इस बात का फायदा मिल सके। दोस्तों, आलोचक कहते हैं कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। संविधान सभा की पहली आलोचना क्या कहते हैं कि यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। चूंकि आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा कि देश की जो संविधान सभा है, इस संविधान सभा के जो सदस्य हैं दोस्तों, वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं हैं। इस संविधान सभा के जो कुछ सदस्य जो मनोनीत हैं देशी रियासतों से, तो इस आधार पर जो आलोचक हैं उनका मानना है कि ये प्रतिनिधि निकाय नहीं है। दोस्तों, लगभग 10% जनसंख्या को ही उस वक्त मताधिकार का अधिकार प्राप्त था। तो अपन कह सकते हैं कि लगभग 90% जो जनसंख्या थी उस वक्त की, उसका तो ना तो प्रत्यक्ष रूप से और ना ही अप्रत्यक्ष रूप से इस संविधान सभा में कोई भागीदारी थी। प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। दोस्तों, दूसरी आलोचना यहां पर अपन लेते हैं कि संप्रभुता का अभाव था। इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसका निर्माण किया गया था, इसमें संप्रभुता का अभाव था। दोस्तों, इस आलोचना को अगर अपन सिरे से खारिज करना चाहें तो अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। इस आलोचना का अगर काउंटर अटैक अपन करना चाहें तो इन शब्दों में कर सकते हैं। सोच के देखिए दोस्तों, उस वक्त की स्थितियां ऐसी नहीं थी कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव संपन्न करवाए जा सकें। हमारे देश में जो संसाधन थे वो इतने उपयुक्त अवेलेबल नहीं थे कि संविधान सभा के प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करवाए जा सकते थे। समय का अभाव था दोस्तों, और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि राजनीतिक अस्थिरता थी। नए नए देश उस वक्त आजाद हुए थे। भारत और पाकिस्तान 2 नए देश बने थे, तो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था, और सांप्रदायिक जो प्रभाव थे वो तो आप सब लोग महसूस किए होंगे। आप लोगों ने अभी भी जब अपन पढ़ते हैं तो देखते हैं कि सांप्रदायिक कटुता उस वक्त बिल्कुल पीक पर थी। तो ये सारी कंडीशंस होने के कारण दोस्तों प्रतिनिधि निकाय के रूप में संविधान सभा को स्थापित नहीं किया जा सका। दूसरी आलोचना है कि संप्रभुता का अभाव था। सोच के देखिए दोस्तों, कुछ लोग कह रहे होंगे कि जो जितनी जो क्रिटिसिज्म जो आलोचनाएं हैं वो बिल्कुल भी तार्किक नहीं है। उन सारी चीजों को लेकर चर्चा कर रहे हैं दोस्तों अपन, और किस प्रकार से जो आलोचनाएं की गई हैं उनको अपन गलत साबित करते हैं, उनको लेकर भी अपन डिस्कस करते हैं अभी। दूसरी जो क्रिटिसिज्म है वो है कि संप्रभुता का अभाव था इस निकाय में। ये जो संविधान सभा का गठन किया गया, ये संप्रभु संस्था नहीं थी। हालांकि अपन इनिशियल स्टेज में माने दोस्तों तो कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का गठन किया गया, लेकिन दोस्तों जैसे ही देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो इस संविधान सभा ने स्वतंत्र होकर कार्य किया। अलग से एक प्रस्ताव भी पेश किया गया इस संदर्भ में संविधान सभा में कि वो बिल्कुल फ्री हैंड संविधान का निर्माण कर रही है। किसी प्रकार का कोई दबाव, किसी प्रकार कोई प्रेशर संविधान सभा के सदस्यों के ऊपर नहीं है। तो अपन ये बात नहीं कह सकते कि संप्रभुता का अभाव था संविधान सभा में दोस्तों। तीसरा जो क्रिटिसिज्म है, तीसरी जो आलोचना है, वो तीसरी आलोचना दोस्तों है कि समय की बर्बादी की गई। आप लोगों ने अभी फैक्ट देखा कि लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। इतना समय क्यों लगाया गया? जबकि अपन पढ़ते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में तो केवल 4 महीने का समय लगाया गया था। केवल 4 माह की अवधि में अमेरिका का संविधान बनाकर तैयार कर दिया गया था। तो फिर हमारे संविधान वेताओं ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय क्यों लिया? ऐसा कहते हैं आलोचक
कि टाइम की बर्बादी की गई, वेस्ट ऑफ टाइम था ये। दोस्तों आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा कि भारत एक बेहद विस्तृत देश था। अलग अलग संस्कृतियों में भागीदारी निभाने वाले लोग यहां पर रहते हैं, अलग अलग संप्रदायों के लोग यहां पर निवास करते हैं। कह सकते हैं अपन कि बहुआयामी यहां की संस्कृति है, बहुआयामी यहां का समाज है, अलग अलग वर्ग के लोग यहां पर निवास करते हैं। तो ऐसे अलग अलग लोगों के लिए भारतीय संविधान को बड़ा डिटेल लिखना पड़ा, बड़ा विस्तृत रूप से उसकी रचना की जानी पड़ी। दोस्तों अगर संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में मैं बात करूं तो केवल 7 अनुच्छेद, केवल 7 आर्टिकल्स संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में है दोस्तों। वहीं अगर भारतीय संविधान की मैं बात करूं तो 395 आर्टिकल्स, 395 अनुच्छेद। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे महत्वपूर्ण संविधान है, सबसे शानदार संविधान है दोस्तों। और इस वे में भी है, इसकी महत्ता इस मामले में और बढ़ जाती है। सोच के देखिए दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो संविधान का निर्माण किया गया था वो केवल केंद्र के लिए किया गया था। बाद में आगे जाकर राज्यों के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण वहां पर किए गए, जबकि हमारे यहां भारत में तो केंद्र का भी वही संविधान है और राज्यों का भी वही है, कोई अलग अलग संविधान थोड़ी है दोस्तों। यहां पर हर अलग अलग वर्गों के लिए कुछ विशेष प्रावधान भारतीय संविधान में किए गए हैं। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में मैं बात करूं तो जो रेड इंडियंस हैं, जो मॉन्टेनेग्रो हैं, उनके लिए कोई स्पेसिफिक प्रोविजंस नहीं रखे गए। यहां पर तो निर्वाचन के संदर्भ में भी विशेष प्रावधान किए गए, शैक्षणिक गतिविधियों के लिए भी अलग से प्रावधान रखे गए, सरकारी नौकरियों में भी अलग से प्रावधान रखे गए दोस्तों। इस वजह से इस इतने महत्वपूर्ण संविधान के निर्माण में इतना समय लगना तो जरूरी है दोस्तों। अक्सर अपन पढ़ते हैं, अक्सर अपन सुनते हैं कि धीरे धीरे अगर कोई काम अपन करते हैं तो उसमें डेफिनेटली परफेक्टनेस आता है। जल्दबाजी का काम तो शैतान का है। और मैं तो सैल्यूट करना चाहूंगा उन संविधान वेताओं का जिन्होंने इतना महत्वपूर्ण संविधान बनाकर हमारे सामने पेश किया कि आज 70 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 70 वर्ष का समय कंप्लीट हो चुका है, उसके बावजूद भी भारतीय शासन व्यवस्था का संचालन इसी संविधान के द्वारा किया जा रहा है दोस्तों। देवदूत थे, वाकई में सामान्य इंसान नहीं थे दोस्तों, वो देवदूत थे जिनके द्वारा इतने महत्वपूर्ण संविधान का निर्माण किया गया। आज भी उन प्रावधानों के बेसिस पर हिंदुस्तान की शासन व्यवस्था का संचालन बड़े बेहतरीन ढंग से किया जा रहा है दोस्तों। तो अपन इसे वेस्ट ऑफ टाइम नहीं कह सकते। आरएस के जितने सारे जो एस्पिरेंट्स हैं जो ये लाइव वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, इस टॉपिक को थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए आप लोग। हो सकता है कल को इंटरव्यू में भी आपसे इससे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। संविधान सभा की आलोचना का कोई भी एक सेगमेंट, कोई भी एक पॉइंट आप लोगों के सामने रख दिया जाएगा, आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि वाकई में जो आलोचना की गई है वो सही है या गलत है। यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं मेंस में बहुत बार उनको इस प्रकार के क्वेश्चंस को फेस करने पड़ते हैं। डायरेक्टली इतने आसान क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए अगली आलोचना लेते हैं अपन। आलोचक मानते हैं कि कांग्रेस का प्रभुत्व था संविधान सभा पर। क्या कहते हैं कि कांग्रेस का प्रभुत्व था, और फेमस विचारक ब्रिटिश ग्रैनविल ऑस्टिन ने तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट भी दे दिया इस संदर्भ में कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। क्या कहा गया दोस्तों कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। बीच में एक दौर आया था जब इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया हुआ करता था। ठीक उसी प्रकार से ग्रैनविल ऑस्टिन ने क्या कहा कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। दोस्तों इस आलोचना को भी मैं सीरियसली खारिज करता हूं और आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को की गई, 28 दिसंबर 1885 पे, भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल, वह राजनीतिक दल जिसके नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया गया। इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो बहुत अधिक लोगों के बीच यह संगठन उस वक्त प्रचलित था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रांतों में सरकारें थी और जब संविधान सभा के चुनाव संपन्न हुए तो जाहिर सी बात है संविधान सभा में सबसे ज्यादा जो सदस्य थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चुन करके आए। लेकिन दोस्तों आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि केवल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए जो लोग थे, जो नेता थे, केवल उनको ही इंपॉर्टेंस दिया गया। दोस्तों नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। प्रारूप समिति के संदर्भ में बात कर लीजिए आप लोग। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, BR अंबेडकर, दोस्तों वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चुनकर थोड़ी आए थे। अगर प्रारूप समिति के 7 सदस्यों के बारे में मैं बात करूं आप लोगों से, तो केवल 2 सदस्य KM मुंशी और TT कृष्णमाचारी, ये 2 ही सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से थे। बाकी 5 सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से नहीं थे। दोस्तों तो अपन नहीं कह सकते इस बात को कि कांग्रेस का प्रभुत्व भारतीय संविधान सभा में था। अगली आलोचना, वकीलों और राजनीतिज्ञों का प्रभुत्व था। जो बैरिस्टर्स थे, जो वकील थे और जो राजनीतिज्ञ थे, उनका प्रभुत्व था इस संविधान सभा में। या जो संविधान बनकर तैयार हुआ, कहीं ना कहीं इन 2 वर्गों के लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजंस इस भारतीय संविधान में किया गया था, इस संविधान सभा के अंतर्गत किया गया था। दोस्तों आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा कि उस वक्त इंडिया की जो लिटरेसी थी, जो साक्षरता दर थी, वो इतनी बेहतरीन नहीं थी। दोस्तों आज भी केवल 74-75 जो प्रतिशत जनसंख्या है भारत की, वो ही साक्षर है। और साक्षरता के जो आयाम है, जो मापदंड हैं, वो आप लोगों के सबको पता ही है दोस्तों, कि जिसको अपना नाम लिखना आ रहा है नॉर्मल सा, वो साक्षर है, वो लिटरेट है, वो एजुकेटेड है। दोस्तों ऐसी साक्षरता से क्या मीनिंग है? और संविधान की जो आर्टिकल्स थे, वो तो आज जो आप लोग, कोई पुलिस की तैयारी कर रहा है, कोई पटवारी की तैयारी कर रहा है, कोई पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा है, IAS RS वाले लोग भी आप लोगों में से हैं, उनके ही समझ से बाहर है। तो नॉर्मल इंसान को समझ में आना तो बहुत टिपिकल है। दोस्तों चलिए अगली क्रिटिसिज्म, हिंदुओं का प्रभुत्व। लॉर्ड विंस्काउंट ने कहा कि ये एक हिंदुओं का निकाय है। विंस्टन चर्चिल जो अक्सर संविधान सभा और भारतीय संविधान के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन देते रहते हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स देते रहते थे, उनके द्वारा अगर मैं बात करूं तो उन्होंने क्या कहा कि भारत के केवल एक बड़े समुदाय का ही प्रतिनिधित्व था। इस संविधान सभा में केवल एक ही बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व था, बाकी और लोगों को नेग्लेक्ट किया गया। दोस्तों आप लोगों की जानकारी लिए बताना चाहूंगा, दोस्तों जब देश आजाद हुआ तो मुस्लिम लीग के जो बहुत सारे सदस्य थे, वो जब दोनों देशों का बंटवारा हो गया, अलग अलग जब दोनों देश हो गए, तो मुस्लिम लीग के सदस्य मैक्सिमम पाकिस्तान चले गए। इस वजह से कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि इसमें केवल हिंदुओं को ही महत्व दिया गया। नहीं दोस्तों, प्रारूप समिति में भी मोहम्मद सादुल्ला के रूप में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति, जो अंतिम समय तक भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया भारतीय संविधान के निर्माण में। तो ये जो तमाम जितनी जो क्रिटिसिज्म है, जितनी सारी आलोचनाएं हैं, वे दोस्तों बिल्कुल 1% भी एग्री करने की पोजीशन में नहीं है। इन सारी आलोचनाओं को अपन सिरे से खारिज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। संविधान सभा तो वैसे है ही सारा फैक्ट्स की कहानी। ये बीच में थोड़ा सा जो UPSC जो RPSC के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा इसको डिटेल में लिया मैंने, भारतीय संविधान सभा के संदर्भ में जो आलोचनाएं थी उस वाले सेगमेंट को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वापस से, HVR अयंगर जो दोस्तों भारतीय संविधान सभा के सचिव थे, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सारे फैक्ट्स का, मैं फिर चर्चा करता हूं। उम्मीद करता हूं सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए दोस्तों, HVR अयंगर जो संविधान सभा के सेक्रेटरी थे, संविधान सभा के सचिव थे। कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि संविधान सभा के सचिव कौन थे। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लिया जाएगा, इनके साथ में और 3 नए नाम दे दिए जाएंगे और पूछ लिया जाएगा कि कौन थे इनमें। अगर फैक्ट आपको यह पता है कि HVR अयंगर ही संविधान सभा के सचिव थे, तो डेफिनेटली आप लोगों का वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति LN मुखर्जी, वो संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे, चीफ ड्राफ्ट्समैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार कौन थे दोस्तों? LN मुखर्जी। ये क्वेश्चन RSP के एग्जाम में पूछ लिया गया दोस्तों। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा,
प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक, इनके द्वारा मूल संविधान का एक प्रवाह में, जिसे अपन इटैलिक शैली के नाम से जानते हैं, हस्तलिखित किया गया। हाथ से लिखा इन्होंने, भारतीय संविधान की जो मूल कॉपी थी उसको हाथ से लिखा और उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आरएसपी के एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए अगला फैक्ट, नंदलाल बोस तथा बिहार राम मनोहर सिन्हा दोस्तों, इन्होंने मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण किया और उसे डेकोरेट किया, उसकी सजावट की गई दोस्तों। और एक और फैक्ट, वसंत कृष्ण वैद्य, जिनके द्वारा भारत का जो मूल संविधान है उसका हिंदी में सुलेखन किया गया, हिंदी में उसे लिखा गया दोस्तों। अक्सर कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में डाउट है कि सर बहुत सारी जगह इस मामले में उल्लेख हमें मिलता नहीं कि जब संविधान सभा का चुनाव हुआ तो 296 सीट्स के लिए चुनाव हुआ, जिसमें से 208 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीती थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग के द्वारा जीती गई और 15 अन्य दलों के द्वारा दोस्तों। अब ये 15 जो सीटें थी, उनके जो अन्य दल थे वो कौन कौन सी पार्टीज थी और कौन कौन सी पार्टीज को कितनी सीटें यहां पर मिली दोस्तों, इस संदर्भ में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो चलिए इंडिविजुअल पार्टी का सेगमेंट की अपन चर्चा कर लेते हैं कि किस पर्टिकुलर पार्टी को कितनी सीटें मिली थी उस वक्त। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। संविधान सभा के चुनाव परिणामों को लेकर एक जो टेबल है ये बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों आप लोगों के लिए। फिर अपन चर्चा करेंगे, क्वेश्चंस को लेंगे अपन इसके बाद में। ये लास्ट फैक्ट है संविधान सभा का। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सबसे ज्यादा 208 सीटें, 208 सीट्स, मुस्लिम लीग को 73 सीटें, तीसरी जो पार्टी दोस्तों वो थी यूनियनिस्ट पार्टी, 1 सीट उसको मिली। अगली थी यूनियनिस्ट मुस्लिम्स, इसको भी 1 सीट। यूनियनिस्ट शेड्यूल्ड क्लास, इसको 1 सीट। कृषक प्रजा पार्टी, उसको भी 1 सीट। शेड्यूल्ड क्लास फेडरेशन, उसको भी 1 सीट। नेक्स्ट है सिख नॉन कांग्रेस, उसको भी 1 सीट। कम्युनिस्ट पार्टी को भी 1 सीट और दोस्तों जो स्वतंत्र पार्टी थी उसको 8 सीटें मिली। तो कुल 296 सीटें, 296 सीट्स। थोड़ा सा और लार्ज कर देता हूं मैं इसको, अगर आप लोगों को नजर नहीं आ रहा तो। वापस से आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ये दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण फैक्ट भारतीय संविधान सभा को लेकर के। अब दोस्तों मैं जो पिछले 3 दिन की हमारी क्लास रही इन संविधान सभा को लेकर के, इस संविधान सभा से रिलेवेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, उन एक एक क्वेश्चन को मैं लेता हूं और जो आगे की 20 मिनट का जो टाइम है दोस्तों, उस 20 मिनट के टाइम में अपन क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। चलिए दोस्तों, तैयार है आप लोग? तो पहले क्वेश्चन मेरा आज का, संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसके द्वारा की गई? पहला क्वेश्चन आज का। 1215 ईस्वी में, 1215 ईस्वी में ब्रिटिश सम्राट के द्वारा जो ब्रिटेन के स्थानीय नागरिक थे उनको मौलिक अधिकार प्रोवाइड किए गए थे। एक अधिकार पत्र प्रदान किया गया था जिसे मैग्ना कार्टा के रूप में जाना जाता है, मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और जब इसी प्रकार से भारत का संविधान बना तो उस भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को स्थान दिया गया। इस वजह से भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है दोस्तों। बाल गंगाधर तिलक 1895, श्याम शर्मा, परी चौधरी, अजय अमित गौर, अंजलि दादीच, अभिषेक बिश्नोई, दादा ठाकुर, लवली डियर, प्रियंका राजपूत, सब लोग दोस्तों बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था।
अनिल सिंह जाट, तिलक जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरा, आज का मेरा अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किस मिशन की अनुशंसाओं के आधार पर किया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन किस मिशन की अनुशंसा के आधार पर किया गया? दोस्तों सब लोगों ने सही जवाब दिया, बिल्कुल, बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है, उस पर आइए आप लोग। संविधान सभा का गठन किस मिशन की अनुशंसा के आधार पर किया गया? दोस्तों बताना चाहूंगा, कैबिनेट मिशन की अनुशंसाओं के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का, संविधान सभा की पहली बैठक के उपसभापति कौन थे? 9 दिसंबर 1946 को उसके उपसभापति कौन थे? कुछ लोग जवाब दे रहे हैं एच.सी. मुखर्जी। हाँ, दिनेश प्रजापति सही कह रहे हैं आप लोग, फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई उसके प्रथम उपसभापति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? ये दादा ठाकुर कह रहे हैं राजेंद्र प्रसाद। पिछले वाले क्वेश्चन का बता रहे हो, इस वाले क्वेश्चन का बता रहे हो? दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठकों की अध्यक्षता की गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आज का, चलिए आप लोग अपने जवाब साथ में देते रहिएगा, बाकी मैं डिस्कस करता रहता हूं किस प्रकार के क्वेश्चन संविधान सभा से पूछे जा सकते हैं दोस्तों। तो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन दोस्तों यहां से बनता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? हाँ, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल सारे लोग सही जवाब दे रहे हैं। सूर्य प्रकाश गोगा सर, अमित गौर, दादा ठाकुर, परी चौधरी, प्रियंका राजपूत, श्याम शर्मा, सब लोग सही जवाब दे रहे हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे आइए आप लोग। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? ग्रेट आइडिया, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। YouTube चैनल का नाम भी ग्रेट आइडिया और क्वेश्चन का जवाब भी सबसे पहले दिया है। 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया। दोस्तों संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष बने, दोनों उपाध्यक्षों के नाम बताने हैं आपको। संविधान सभा के अध्यक्ष रहे परमानेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और 2 उपाध्यक्ष रहे संविधान सभा के। दोनों उपाध्यक्षों के नाम शॉर्ट में लिख दीजिए आप लोग, पूरा नाम लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। सब लोगों का सही जवाब है 13 दिसंबर 1946। दिनेश प्रजापति, वीर फौजी, कविता धाकर, अजय, दादा ठाकुर, लवली डियर, अंजलि दादी, सोनल चौधरी, परी चौधरी, रीटा चौबसिया, प्रेस्टा डूकिया, लक्ष्मण फिरोदा, सब लोगों ने सही जवाब दिया दोस्तों। ये 22 जनवरी 1946 क्यों कर रहे हो सूर्य प्रकाश? 22 जनवरी 1947 आएगा इसमें, हो सकता है बाई मिस्टेक आपने लिखा होगा, लेकिन इसको करेक्ट कीजिए। तभी मैं कहता हूं अक्सर कि जल्दबाजी मत कीजिए। जो क्वेश्चन जितना आसान लगता है कहीं ना कहीं उसकी गलत होने की संभावनाएं उतनी ही ज्यादा रहती हैं। अजय ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के एकमात्र है मूलतः कांग्रेसी सदस्य थे। आरएस प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों।
एकमात्र मूलतः कांग्रेसी सदस्य KM मुंशी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के निर्माण के लिए भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? संविधान के निर्माण के लिए, या इस क्वेश्चन को इस टाइप में ले लीजिए आप लोग, संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा की कुल कितनी बैठकें हुई? तो 165, 165 बैठकें। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आज का। अभी हाल ही में रिसेंटली आप लोगों को बताया इस संदर्भ में मैंने कि देश के आजाद होने के बाद, नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के आजाद होने के बाद संविधान सभा दो रूपों में कार्य कर रही थी। एक संविधान के निर्माण, और संविधान का निर्माण के लिए जब बैठक होती थी संविधान सभा की तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती थी। लेकिन जब संविधान सभा संसद के रूप में बैठती थी तो उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जब संविधान सभा संसद के रूप में बैठती थी तब अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती थी? जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर के द्वारा उस कंडीशन में संविधान सभा की बैठकों की अध्यक्षता की जाती थी दोस्तों। चलिए संविधान सभा के टॉपिक को आज अपन खत्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास में अपन नया टॉपिक लेते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर, तब तक के लिए विश यू